हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आपका नेक्स्ट पेपर है एमजेड OE 003। इस क्वेश्चन पेपर में आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको जौन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस जो हैं, मोस्टली जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने इस PDF में ऐड कर दिए हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो साइड में स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप डायरेक्ट इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। अदरवाइज इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, इसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर रेडी करके लेकर जाने हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, इस PDF से ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ 99.9 पेपर आपको मिलेगा, परसेंट पेपर आपको मिलेगा। तो ये बात कहनी सच गलत मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इस पेपर में जो है ना, ये आपका एक्वाकल्चर से रिलेटेड पेपर है। तो मैं बस इतनी गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आपने ये PDF जितने भी इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, अगर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसको करके जाते हो तो आप अच्छे से अपने पेपर को अटैम्प्ट करके आओगे और आपका 80 to 90% तो बिल्कुल इसी PDF से आने वाला है। तो अगर आपको ये है कि इतना हम कर लें तो आप ये PDF को परचेज कर सकते हो। साइड में स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, आप इसे कॉन्टैक्ट कर लेना। जितना जल्दी आप कॉन्टैक्ट करोगे उतना जल्दी आपको ये PDF मिलेगी। और क्या है, जैसे ही आप पेमेंट करते हो उसी टाइम पर इंस्टेंटली आपको ये PDF दे दी जाती है और आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से अच्छे से कर पाओगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही डिस्कस कर रही हूँ, जो आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाने हैं, बिल्कुल अच्छे से करके जाने हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम जो है अभी जो है सारे डिस्कस कर लेंगी हमारे साथ ये क्वेश्चंस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फिलहाल मेरे लिए। अभी इस टर्म जो एग्जामिनेशन है जून वाले, इनमें ये पॉसिबल नहीं है। इससे नेक्स्ट जो होगा दिसंबर में, जो नए बच्चे आएंगे उनके साथ ये हम जरूर कर लेंगे। उनके टाइम तक जो है मैं सारा कंटेंट जो है इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अपने साथ साथ जो है दूसरों का भी सोचना और इस चैनल को जो है शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपको पता है, अपने आसपास के जो बच्चे हैं जो आपके बाद एडमिशन ले रहे हैं, जो आपके साथ एडमिशन ले रहे हैं, जो इस टाइम एग्जाम नहीं दे रहे और नेक्स्ट टाइम जो है वो एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके साथ भी ये जरूर शेयर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे एमजेड OE 003 एक्वाकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पता ही होने चाहिए, जो आपको करके ही जाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डिस्कस द डिफरेंट स्कोप ऑफ एक्वाकल्चर। यहाँ पर आपको एक्वाकल्चर के डिफरेंट स्कोप बताने हैं कि एक्वाकल्चर, पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्वाकल्चर होता क्या है, जिसमें हम फार्मिंग करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की। और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ सकते हैं आपके? फिश आ सकता है, क्रैब्स आ सकते हैं, मोलस्क आ सकते हैं, प्राउन आ सकते हैं। तो चलिए, ये तो डिस्कशन जो है मैं कोशिश करूँगी कि डिस्कशन की भी एक वीडियो ले आऊँ, ठीक है, जिसमें जल्दी जल्दी जो है सारा डिस्कशन हो जाए एक्वाकल्चर से रिलेटेड। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डिस्कस द डिफरेंट स्कोप ऑफ एक्वाकल्चर। आपको डिफरेंट स्कोप बताने हैं एक्वाकल्चर के, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में। तो आप ये पॉइंट जो है वहाँ पर मेंशन करके आ सकते हो। यहाँ पे मैंने पॉइंट डाले हैं, आपके लिए 8 पॉइंट डाले हैं टोटल, ठीक है। और आपका अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये इनफ है, सफिशिएंट है ये। इसमें से अगर आप 8 नहीं, अगर आप 6 पॉइंट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आते हो तो भी वो आपको एग्जामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स देगा, या हो सकता है फुल मार्क्स दे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ कल्चर बेस्ड फिशरी प्रैक्टिसेस। जो आपका कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली जो आप फिशरी करते हो, फिशरी प्रैक्टिसेस करते हो, उसके आपने टाइप बताने हैं कि कितने मेन टाइप होते हैं। कल्चर बेस्ड फिशरी प्रैक्टिसेस के कितने टाइप होते हैं, जो मेजर टाइप होते हैं कल्चर फिशरीज के, वो आपने बताने हैं। जैसे स्टॉकिंग इन पॉन्ड्स एंड टैंक्स, ठीक है, फूड प्लेन्स फिशरीज होती हैं, पैन कल्चर होता है, केज कल्चर होता है, राइस फिश कल्चर होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पैन कल्चर और केज कल्चर आपने बहुत अच्छे से रेडी करके जाना है अपना, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिश राइस कल्चर भी होता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट्स अवेलेबल इन फिश। आपको बताने हैं कि जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट्स होते हैं फिश की बॉडी के अंदर, फिश के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने ये बताना है, और इसके जो कंपोनेंट हैं उनको भी बताना है कि जैसे फ्री एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, एमाइंस, यूरिया, अमोनिया, और इसके साथ साथ जो है क्रिएटिन एंड क्रिएटाइनिन जो होता है, ठीक है। इसकी फिर आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है फिश की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आप नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, राइट द रोल ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड पोस्टबायोटिक्स इन द फिश न्यूट्रिशन। आपने यहाँ पे पोस्टबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स का बताना है कि क्या रोल होता है फिश न्यूट्रिशन के अंदर। प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो नॉन डाइजेस्टिबल होते हैं, आपके फीड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं ग्रोथ कोर एक्टिविटी को ऑफ द बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स इन द फिश गट,
तो ये आप अच्छे से देख लेना भाई। न्यूट्रिशन पूछा गया आपसे, फिश के न्यूट्रिशन में प्रीबायोटिक्स एंड पोस्टबायोटिक्स का क्या रोल रहता है। पोस्टबायोटिक भी आपको पता होना चाहिए कि बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस से होंगे। फंक्शंस इनके आपको बताओगे यहाँ पे, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ कल्चर बेस्ड फिशरी प्रैक्टिसेस। कल्चर बेस्ड फिशरी प्रैक्टिसेस के मेजर टाइप्स पूछ लिए गए हैं, तो यहाँ पर आप टाइप बता देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि आपने किस तरह से अपने एक्वाकल्चर पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो बेसिक से स्टार्ट करना है आपने। व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग एक्वाकल्चर डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं एक्वाकल्चर के डेवलपमेंट में। तो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, वो वाटर की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी, लैंड एंड साइट सिलेक्शन, क्लाइमेट कंडीशन, सीड अवेलेबिलिटी, फीड अवेलेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट, और इसके साथ जो है स्किल्ड मैन पावर जो है, इसके साथ साथ जो है डिजीज़ एंड बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है, ये सभी के सभी जो है फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट डालेंगे। कंक्लूजन क्या होगा इसमें कि जो आपका सक्सेसफुल एक्वाकल्चर डेवलपमेंट होता है उसके लिए सूटेबल वाटर की, लैंड के सोर्सेज जो होंगे, जो भी होंगे, क्वालिटी सीड की और फीड की ज़रूरत होगी। इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए होगा, मार्केट से सपोर्ट मिलनी होगी इसमें, एंड प्रॉपर गवर्नमेंट असिस्टेंस में ही ये आपका पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, और यही हो सकता है मोस्टली केसेस में यही हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज मीन्ड बाय इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर। इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर से आप क्या समझते हो, क्या होता है इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर। गिव ए ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर। आपने यहाँ पे एक ब्रॉड ओवरव्यू देना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर का, कि कैसे की जाती है आपकी इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर। जैसे फिश लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन होता है, फिश क्रॉप इंटीग्रेशन होता है, फिश हॉर्टिकल्चर इंटीग्रेशन होता है, जिसमें दो चीज़ों को फ्यूजन से जो है आप यहाँ पर जो है ये एक्वाकल्चर की प्रोसेस को कर रहे होते हो। फिश फॉरेस्ट्री इंटीग्रेशन हो गया, मल्टी ट्रॉफिक इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर हो गया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि इंटीग्रेटेड जो एक्वाकल्चर होता है ये आपका इको फ्रेंडली जो एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है, एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है फार्मिंग के लिए, फार्मिंग अप्रोच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर को करते हो। ठीक है, इन प्रैक्टिसेस को करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके इकोनॉमिकली भी, और जो है इको फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, ये कंबाइन कर देता है फिश कल्चर को किसी और एग्रीकल्चर के साथ, जो और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं उनके साथ आप फिश कल्चर को जो यहाँ पे जो है मर्ज कर लेते हो। ठीक है, दोनों को एक साथ कर रहे होते हो, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि ये सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास शायद टाइम है, तो कल का टाइम है आई गेस, तो परसों आपका एग्जाम है, तो मैं कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किए जाएं। अदरवाइज आप ये पीडीएफ भी अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स फॉर एक्वाकल्चर डेवलपमेंट। आपने यहाँ पे कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स बताने हैं जो आपके एक्वाकल्चर डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स फॉर एक्वाकल्चर डेवलपमेंट ये कौन से होते हैं। एक्वाकल्चर डेवलपमेंट जो होता है ये इन्फ्लुएंस होता है सेवरल बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कंस्ट्रेंट्स से, यानी कि ये फैक्टर्स जो हैं आपके एक्वाकल्चर को इफेक्ट करते हैं। और जो मेजर कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स होते हैं वो आपका लैक ऑफ क्वालिटी सीड, अगर क्वालिटी सीड नहीं होगी तो उस पर फर्क पड़ेगा। फीड कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए यहाँ पे नहीं। ठीक है, और क्या है, वाटर एंड लैंड लिमिटेशंस होंगी, इसमें डिजीज आउटब्रेक्स होगा तो इससे इफेक्ट पड़ जाएगा। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। ठीक है, एक तरह से कोई ना कोई जो है बाउंडेशन बन रही है कोई ना कोई। ठीक है, तो ये बताने हैं आपने। टेक्निकल एंड नॉलेज गैप्स आ सकते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। मार्केटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इशूज हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल कंस्ट्रेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर अवेयरनेस की कमी होगी, लैक ऑफ अवेयरनेस होगा फार्मर्स के बीच में, या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं ओवर रिसोर्स यूज। ठीक है, कि दो लोग जो है, देखो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल कितना अच्छा है ना, कि सोशल कंस्ट्रेंट्स भी क्या हो सकता है कि दो लोग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उन दोनों के, जैसे खेतों की बात करें तो दोनों के खेत जो है आसपास में है, तो दोनों को पानी चाहिए और ट्यूबवेल वगैरह पाने के लिए जो दोनों लड़ रहे हैं, तो सोशल कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्वाकल्चर की डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं। कंस्ट्रेंट बाय शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी सीड, अगर क्वालिटी सीड नहीं मिल रहा, फीड नहीं मिल रहा, एनवायरमेंटल डिजीज़ हो रही हैं, डिजीज़ की प्रॉब्लम्स हो रही है, फाइनेंशियल लिमिटेशंस हो रही है, एडिक्वेट टेक्नोलॉजिकल जो है यहाँ पर नॉलेज में कमी आ रही है। ठीक है, कि एडिक्वेट टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या मार्केटिंग डिफिकल्टीज आ रही हैं कि मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सभी जो है आपके एक्वाकल्चर डेवलपमेंट में कंस्ट्रेंट का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, एन्यूमरेट द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ए साइट फॉर
केज कल्चर। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे केज कल्चर के बारे में पूछ लिया गया है कि आपने उसका क्राइटेरिया बताना है कि आप किस तरह से केज कल्चर को सिलेक्ट करते हो या केज कल्चर के लिए कोई जगह सेलेक्ट करते हो। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ए साइट, तो यहाँ पे साइट की बात हो रही है कि आप किस तरह से किसी केज कल्चर के लिए साइट को डिसाइड करोगे या उसको जो है चूज करोगे। तो आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो आपका गुड वाटर क्वालिटी होगी, वहाँ पे एडिक्वेट वाटर डेप्थ होगा तो आप उसको चूज करोगे। मॉडरेट वाटर फ्लो होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वेव्स, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वाटर क्वालिटी और वाटर की थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल वहाँ पे पानी अच्छे से मिले। फ्रीडम होनी चाहिए पोल्यूशन से एंड सूटेबल बॉटम कंडीशंस होनी चाहिए, और इसके अलावा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाएगा। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इस तरह से जो है आपका एक सूटेबल केस कल्चर बनाने के लिए आपको जो साइट चाहिए होगी उसके अंदर गुड क्वालिटी वाटर होना चाहिए या एडिक्वेट डेप्थ होनी चाहिए उस वाटर की। उसके अंदर क्या है आपका मॉडरेट वाटर का फ्लो होना चाहिए, यानी कि अच्छे फ्लो जो है मॉडरेट होना चाहिए, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा कम। प्रोटेक्शन होनी चाहिए वहाँ पे एडवर्स वेदर के अगेंस्ट, और इसके अलावा जो है ईजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए फ्रॉम द पोल्यूशन, एंड ये आपका इंश्योर करेगा कि हेल्दी फिश की ग्रोथ उसमें हो और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन वहाँ पर देखने को मिले। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पैन एंड केज कल्चर। आपको यहाँ पे चैलेंजेस बताने हैं कि पैन और केज कल्चर में करते वक्त कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। ये भी आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से रेडी करके जाना। चैलेंजेस ऑफ पैन एंड केज कल्चर में जो चैलेंजेस होंगे वो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो सकते हैं, डिजीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फीड एंड न्यूट्रिशन इश्यूज हो सकते हैं जिसमें आपको हाई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी फीड चाहिए होगा, ठीक है। प्रीडेशन एंड थेफ्ट हो सकती है, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, या सोशल एंड रेगुलेटरी इश्यूज हो सकते हैं। तो जो आपके मेजर चैलेंजेस होते हैं जब आप पैन कल्चर या केस कल्चर कर रहे होते हो तो उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जिसके अंदर कुछ मेन चैलेंजेस क्या है आपके वाटर क्वालिटी से रिलेटेड होंगे, ठीक है, आपके डिजीज आउटब्रेक से रिलेटेड होंगे, हाई फीड कॉस्ट से रिलेटेड होंगे, प्रोटेक्शन से या प्रेडेशन से रिलेटेड होंगे, और इसमें मेंटेनेंस किया जाएगा रिक्वायरमेंट्स का, जो भी रिक्वायरमेंट होंगी इनकी फिशेस की केस कल्चर में और पैन कल्चर में, तो उनकी मेंटेनेंस भी की जाती है। तो उसमें फिर इकोनॉमिकल रिस्क भी देखने को मिलेंगे और जो रेगुलेटरी इश्यूज भी इसमें देखने को मिलेंगे कि इनको रेगुलेशन कराने में भी आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो प्रॉपर मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है प्रॉपर मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन के लिए। जब आपकी केस कल्चर और आपकी पैन कल्चर की बात हो रही है तो आपका एक मैनेजमेंट यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स रिवर्सल विद रिगार्ड टू एक्वाकल्चर। यहाँ पे आपका मैकेनिज्म बताना, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है भाई क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर आपसे मैकेनिज्म पूछ लिया गया है सेक्स रिवर्सल का जब आप एक्वाकल्चर कर रहे होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स रिवर्सल जो होता है एक्वाकल्चर के अंदर, देखो अब सेक्स रिवर्सल होता क्या है, ये कैसी प्रोसेस होती है जिसमें चेंज किया जाता है फिनोटाइप सेक्स ऑफ द फिश को फ्रॉम मेल टू फीमेल। तो वो आपका जो फिनोटाइप है यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके मेल के वो फीमेल में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है कि सेक्स को रिवर्स किया जा रहा है, यहाँ पे सेक्स को चेंज किया जा रहा है, मेल से फीमेल में किया जा रहा है और फीमेल से मेल में किया जा रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है। और इसमें कुछ हार्मोन्स को यूज करके ऐसा किया जाएगा या फिर एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन की वजह से ऐसा होता है। और ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ये जो मैकेनिज्म है यहाँ पे सेक्स रिवर्सल का काफी ज्यादा यूज किया जाता है एक्वाकल्चर के अंदर, ताकि प्रोड्यूस कर सके मोनोसेक्स पॉपुलेशन को, यानी कि एक ही तरह की पॉपुलेशन को ये प्रोड्यूस कर सके एक कल्चर में, और जो कि काफी ज्यादा जो है फास्टर ग्रोथ कराएगा, एक बेटर सर्वाइवल देगा और प्रिवेंट करेगा अनवांटेड ब्रीडिंग से। तो इसके मैकेनिज्म में हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, यानी कि हार्मोन्स की वजह से उनको चेंज किया जाता है, सेक्स रिवर्स किया जाता है। एक्शन ऑफ हार्मोन भी आप इसमें पढ़ोगे कि कैसे कैसे एक्शन करते हैं वो हार्मोन्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए एक्वाकल्चर के अंदर सेक्स रिवर्सल की क्या इंपॉर्टेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से रेडी कीजिएगा। इसके एग्जाम्पल भी आप देकर आएंगे, जैसे आपका नाइल टिलापिया जो है इसके अंदर भी होता है, ठीक है। फ्राई आर फेड विद 17 अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन फॉर 21 to 30 डेज। तो आपके यहाँ पे ना फ्राई को जो है 21 से 30 दिन तक जो है ये आपका खिलाया जाता है। अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये दिया जाता है, और इस तरह से जो है इस पे आप जो है इफेक्ट देखोगे कि जो मेल का पॉपुलेशन होगा यहाँ पे प्रोडोमिनेंटली जो है ये आपको देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्टर ग्रो करेगा, और जिससे जो यील्ड होगी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई जो है ये प्रोडक्शन देगी। तो इस तरह से जो सेक्स रिवर्सल होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी एक्वाकल्चर में, और जो जिसका यूज़ किया जाता है हार्मोन्स और एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन के लिए, ताकि सेक्स को जो है सेक्स डिफरेंशिएशन को कंट्रोल रखा जा
जा सके, और ये इनेबल करता है एज एफिशिएंट प्रोडक्शन में भी कि मोनोसेक्स जो फिश होंगी उनका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन एंड इम्प्रूविंग फार्म प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी को भी इंप्रूव किया जाता है फार्म की प्रोडक्टिविटी को भी, और पॉपुलेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। मोनोसेक्स फिश की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी क्योंकि एक ही तरह का सेक्स वहाँ पे देखने को मिलेगा, सेक्स ऑर्गेनिम्स एक ही तरह के जो है वहाँ पर ये फिश देखने को मिलेंगी, या तो मेल होंगी या फिर वो फीमेल होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राइट ए नोट ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फिश। आपको यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बतानी है कार्बोहाइड्रेट की फिश के अंदर, यानी कि फिश के अंदर जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बतानी है आपने। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फिश की फिश में जो है कार्बोहाइड्रेट की जरूरत क्यों होती है, क्या न्यूट्रिशन देता है कार्बोहाइड्रेट उनको। तो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फिश में जैसे सोर्स एनर्जी सोर्स होता है, प्रोटीन स्पेयरिंग में होता है, फीड बाइंडिंग में, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी होता है फिश के अंदर। जनरली जो है फिश फीड करती हैं और ये करती हैं कंटेन 20 to 40% कार्बोहाइड्रेट डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली 20 से 40% जो कार्बोहाइड्रेट को फीड करती हैं आपकी फिशेज। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको पता होना चाहिए, जैसे स्टार्च हो गया, आपके स्टार्च के साथ सीरियल से ले लेते हैं जिसमें मेज, व्हीट एंड राइस में आ जाते हैं, मोलस्क हो जाते हैं, मोलासिस से एंड प्लांट मिल से ये आपका कार्बोहाइड्रेट को ले लेते हैं फिशेज जो होती हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर इनका एक्सेस हो जाता है तो भी आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये आप स्टडी करेंगे। कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन में वही है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सोर्स होते हैं फिश के न्यूट्रिशन के लिए, एंड ये इंप्रूव कर देते हैं फीड एफिशिएंसी को, स्पेयर प्रोटीन फॉर ग्रोथ, एंड इसके साथ साथ जो है हेल्प करते हैं फीड की फॉर्मुलेशन में। और जो बट इनका जो लेवल होता है, लेकिन इनका जो लेवल होता है शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज। जो इनका लेवल होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल होता है वो हर स्पीसीज के लिए सेम नहीं होगा, बल्कि वो डिफरेंट स्पीसीज के लिए एडजस्टेबल होना चाहिए। और फीडिंग हैबिट्स जो फिश की हैं उनके लिए जी डिफरेंट होना चाहिए, सबका सेम नहीं होना चाहिए कि हर फिश जो है इक्वली वो कार्बोहाइड्रेट को ईट कर रही है, तो ऐसा नहीं करना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन डीएनए एंड आरएनए वैक्सीन्स यूज्ड इन एक्वाकल्चर। आपने यहाँ पे डीएनए और आरएनए वैक्सीन्स के बारे में बताना है जिनका यूज किया जाता है एक्वाकल्चर के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने सेक्स रिवर्सल में हमने हार्मोन्स को चेंज किया था ना एक मोनोसेक्स का प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी कल्चर के अंदर, ऐसे ही वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा जो आपका डीएनए और आरएनए वैक्सीन्स का जो ये क्वेश्चन होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्वाकल्चर में। डीएनए और आरएनए वैक्सीन को यूज किया जाता है एक्वाकल्चर के अंदर। डीएनए की वैक्सीन क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल इन एक्वाकल्चर कौन कौन से एग्जाम्पल दोगे। आरएनए वैक्सीन क्या होती है, इनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, एप्लीकेशन बताएंगे एक्वाकल्चर के अंदर क्या होती है, और इसके साथ साथ आप कंक्लूजन बता देंगे कि जो डीएनए और आरएनए वैक्सीन होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं एडवांस टूल को आपके डिजीज के कंट्रोल में एक्वाकल्चर के अंदर, यानी डिजीज को कंट्रोल करने का काम करती है। वहाँ पर आप डीएनए और आरएनए की वैक्सीन देते हो अपने जो एक्वाकल्चर के अंदर। डीएनए की जो वैक्सीन होती हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, सक्सेसफुली यूज़ की जा रही हैं कुछ स्पीसीज़ के अंदर। ऑलरेडी आप इन वैक्सीन को यूज़ करें कुछ स्पीसीज़ के अंदर, जबकि जो आरएनए की जो वैक्सीन है वो इमर्ज कर रही हैं एज ए प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी, कि अब माना जा रहा है कि ये भी आपकी एक प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी की तरह काम करेगी फॉर फ्यूचर फिश हेल्थ मैनेजमेंट। जो आपके आने वाले टाइम में ये पॉसिबल होगा कि आरएनए की वैक्सीन भी दी जाएंगी, ताकि एक टेक्नोलॉजिकली जो है ना फ्यूचर जो है फिश का हेल्दी होगा और मैनेजेबल होगा। ठीक है, ये जो वैक्सीन होंगी ये जो हेल्प करेंगी और इंप्रूव करेंगे फिश के वेलफेयर को, प्रोडक्टिविटी को और सस्टेनेबिलिटी को एक्वाकल्चर की। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स रेगुलेटिंग प्राइस ऑफ फिश इन द मार्केट। आपको वो फैक्टर्स बताने हैं जिनकी वजह से जो आपके फिश के प्राइस हैं वो रेगुलेट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये डिपेंड करता है, जो आपके फैक्टर्स होते हैं ये आपके डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई हो गया, स्पीसीज एंड क्वालिटी ऑफ फिश हो गया कि कौन सी क्वालिटी है, साइज एंड वेट हो गया, सीजन एंड वेदर हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड हार्वेस्ट कॉस्ट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज होगी, जिसके अलावा जो मार्केट लोकेशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड लास्ट में आप कंक्लूजन लिख के आएंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रेगुलेशंस ऑफ एक्टिविटीज इन कोस्टल रीजन जोन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जहाँ पे CRZ को पूछा जाता है। आपके ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पहले भी एग्जाम में देखने को मिले होंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से रेडी करने है यहाँ पे CRZ को, जो क्या है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन है। तो आपसे पूछा गया कि आप इसको व्हाट आर द रेगुलेशंस ऑफ एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इसमें रेगुलेट करते हो आप कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए, तो आपको बता देने हैं यहाँ पर आपके। ठीक है, अच्छे से बता के ना, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं CRZ में, फिर आपकी जो है परमिटेड एंड रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ भी होती हैं आपकी CRZ के अंदर। रिक्वायरमेंट होती है CRZ की क्लियरेंस की, और फिर आपने ये 2-3 पॉइंट है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है, बहुत अच्छे से आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, CRZ का बहुत अच्छे से जो है ये रेडी करके
जाना है आपने। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ इनलैंड फिश वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इन एक्वाकल्चर। आपको इनलैंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बताने हैं कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर, तो आप बता देंगे और इनका रोल बताएंगे। जो इनलैंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं इंडिया के अंदर एक्वाकल्चर के अंदर, उनका क्या रोल है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आप बताएंगे जैसे पोन्ड एंड टैक, रिजर्वोयर, रिवर्स एंड कैनाल्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स। इसके अलावा जो फूड प्लेन्स होती हैं, फूड प्लेन लेक्स होती हैं एंड बील्स होती हैं। इसके बाद आप रोल बताएंगे एक्वाकल्चर का क्या रोल है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देता है, इनकम जनरेट करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूज्ड वाटर बॉडीज़ की, अनयूज्ड वाटर बॉडीज़ को यूज़ कर लिया जाता है इसमें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इसमें देखने को मिलता है, कल्चर बेस्ड फिशरीज होती हैं और इसके साथ जो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल मिलता है यहाँ से, और सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट देखने को मिलती है। फिर आपने लास्ट में इसका कंक्लूजन बता देना है कि जो इंडिया के जो इनलैंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं आपके एक्वाकल्चर के अंदर, और इनका जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है और ये इंक्रीज़ कर देता है फिश के प्रोडक्शन में, इंप्रूव कर देता है न्यूट्रिशन को, और जनरेट कर देता है एक एम्प्लॉयमेंट को, या एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा वहाँ पे, एंड कंट्रीब्यूट करेगा सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, और कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी ये जो है कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, एंड फूड सिक्योरिटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गिव ए ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ बंद ब्रीडिंग विद ए स्कीमेटिक डायग्राम। आपने कोई ना कोई डायग्राम देना है यहाँ पे, स्कीमेटिक डायग्राम देना है, और उसके साथ साथ बंद ब्रीडिंग को एक्सप्लेन करके आना है, उसका ओवरव्यू देना है कि बंद ब्रीडिंग होती क्या है। ठीक है, तो बंद ब्रीडिंग क्या होती है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है, इंड्यूस्ड होता है, जिसमें नेचुरल ब्रीडिंग की जाती है इंडियन मेजर कार्प्स की, अदर जो आपके फ्रेश वाटर फिशेज होती है उनके साथ, और ये स्पेशली प्रिपेयर होता है पॉन्ड्स कॉल्ड द बंस। ये जो स्पेशली प्रिपेयर्ड आपके जो पॉन्ड्स होते हैं उनको हम बंस बोल देते हैं। यहाँ पे आपके नेचुरल ब्रीडिंग जो है आपकी इंडिया की ये इंड्यूस होती है आपके अदर फ्रेश वाटर फिशेज के साथ। द टेक्निक वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन ईस्टर्न इंडिया। ये जो टेक्निक है पहले आपके ईस्टर्न इंडिया में डेवलप हुई थी। टाइप्स आपने बंद बताने हैं, वेट बंद होते हैं, ड्राई बंद होते हैं, तो आप इनको बता के आओगे। प्रिंसिपल ऑफ बंद ब्रीडिंग आप अपनी एक बार बुक में या कहीं देख लेना, गूगल पर भी मिल जाएंगे आपको पिक्चर्स। जैसे यहाँ पे ड्राई बंद है तो यहाँ पर इस तरह का जो डायग्राम यहाँ पर आपको बनाकर आना है, क्योंकि आपसे पूछ लिया गया है बनाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बंद, ड्राई बंद एंड वेट बंद का भी इसी तरह से बना लेंगे आप। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है इसका, एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेंड करके आएंगे, जहाँ पर आपको बंद बताने हैं और उसके टाइप भी बताने कि किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स रिवर्सल एज ए पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को और अलग तरीके से पूछ लिया गया कि सेक्स रिवर्सल जो है इसको एक पार्ट माना गया है एक्वाकल्चर का, और इसको बताना है एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस का एक पार्ट माना गया। क्यों माना गया वो आपने डिस्क्राइब करके आना है। कि फिर वही सेम चीज़ आ जाती है कि आप पहले बताओगे कि जो मैकेनिज्म होता है सेक्स रिवर्सल का एक्वाकल्चर में, इसका रोल क्या है या क्या किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन बता के आओगे। फिर मैकेनिज्म बताओगे सेक्स रिवर्सल का, जिसमें हार्मोनल सेक्स रिवर्सल होता है। हार्मोन जो है यूजुअली जो है किस तरह से दिए जाते हैं आपके इनमें एक्वाकल्चर में। जेनेटिक सेक्स रिवर्सल क्या है, एनवायरमेंटल सेक्स रिवर्सल क्या है, तो आप ये सारे बताएंगे। एप्लीकेशन बता के आएंगे एक्वाकल्चर में क्या किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, और लास्ट में आप कंक्लूजन बताएंगे जो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से करके जाना भाई। सेक्स रिवर्सल को बार बार आ रहा है तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना है। इस PDF पे मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, तो आप अच्छे से करना भाई इसको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से जो रिपीटेड भी मिलेगा तो वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपने। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ, मैं तो ये कहूँगी ये पूरी PDF आपने अच्छे से रेडी कर लेनी है, क्योंकि कल का टाइम है आपके पास बहुत अच्छे से, ठीक है। और मेरे ख्याल से परसों ही एग्जाम आपका, शायद परसों है, तो जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी आपके लिए हेल्प करने की। इसके अलावा मुझे और भी PDFs बनानी है। थर्ड पेपर की ये बन गई है, तो इसके नेक्स्ट की आ चुकी है। कमेंट्स बॉक्स में आपने देखा भी होगा, फोर्थ की मांग रहे हैं बच्चे कि फोर्थ की बना दो, तो थोड़ा सा मैं भी बिजी चल रही हूँ कि PDFs वगैरह रेडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, बट स्टिल देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब। देखो मैं आप लोगों के लिए ये PDFs रेडी कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स लगा रही हूँ, और तब जब आप मुझसे कांटेक्ट करते हो कि PDF दे दीजिए मैम, तो मैं आपको जब प्राइस बताती हूँ तो ये प्राइस जो है अफोर्डेबल है, और इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। आप ये भी समझो कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ दिन रात जाकर अगर मैं आपके लिए PDFs रेडी कर रही हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि इतना अप्रिशिएशन तो मैं डिजर्व करती हूँ कि आप कम से कम इतना तो पे कर सकें। अगर आप कहीं बैठकर चाय पानी भी पी लेते हो ना, तो उसमें भी आपके 150 से 200 रुपये लग जाते हैं। अगर आप एक बर्गर भी खाते हो ना बाहर जा करके, तो वो बर्गर भी जो है आपको इतने का पड़ ही जाता है, राइट। तो आप समझो इस चीज़ को कि भी मैं अगर आपसे कोई अमाउंट ले रही हूँ ना, तो वो सिर्फ एक अप्रिशिएशन अमाउंट है या फिर मोटिवेशन के लिए है, ताकि मैं आपके लिए वर्क करूँ दिन रात जाके, मेरा भी मन करे आपके लिए करने का। देखो एक म्यूचुअल होती हैं चीज़ें। मैं अगर आपको सपोर्ट करने में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हेल्प मिले, आपको सपोर्ट मिले मेरा भी, कि आपकी हेल्प हो सके एग्जामिनेशन में, तो आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। आई थिंक आपको भी सोचना चाहिए मेरे लिए, है ना। तो चलो कोई नहीं, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिएगा। बाकी मैंने आपको बताया ही हुआ है, जिस
जिसको PDF चाहिए होती हैं वो ले लेते हैं और साइड में स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ होता है सभी के पास ये जो वीडियो पहुँच रही है। आपको जब भी ये वीडियो मिले, आप जब भी आप ये PDF लेना चाहें तो तब भी आप ये वीडियो से आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप PDF को परचेज कर सकते हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बनता है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फिश एज ए मेजर सोर्स ऑफ डाइटरी प्रॉब्लम। आपने यहाँ पे बताने हैं कि आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि जो फिश होती हैं उनको मेजर सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन क्यों माना जाता है। जो डाइटरी प्रोटीन होती हैं वो फिश हमें देती हैं, ठीक है। इसको आपने बताना है कि जो फिश है इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जो डाइटरी प्रोटीन्स के अंदर, इसको हमारा मेजर सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन क्यों माना गया। आपको पता है कि जो आपके नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो आपकी जो है फिशेस को कंज्यूम करते हैं, फिशेस को खाते हैं। उसका रीज़न यही है, देखो मैं तो नहीं खाती क्योंकि हम नहीं हैं तो, बट मैं इस चीज़ को अगेंस्ट भी नहीं हूँ क्योंकि देखो ये जो साइंटिफिक रीज़न है ना वो ये है कि फिशेस से ना जो प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन जो होता है हमारा जो जैसे डाइटरी प्रोटीन मिल रहा है यहाँ से, तो डाइट मिल रही होगी उनको, ठीक है। और हमारे आपको पता है हमारी बॉडी जो है ना मोस्टली हमारी प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है। हमारी जो सेल्स होती हैं सभी जो चीज़ें हैं हमारी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। तो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो जो आपको ये आपको डिस्क्राइब करके आना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फिश की हमारे सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन में, यानी कि डाइटरी प्रोटीन में इसका क्या रोल है, कैसे हेल्प करती हैं। तो देखो हाई क्वालिटी प्रोटीन देती है ये हमें, जो फिशेस होती है हमारी डाइट के अंदर ईजी डाइजेस्टिबल होती हैं, काफ़ी ईजिली आप इनको डाइजेस्ट कर सकते हो। रिच सोर्स होती हैं ये आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, सपोर्ट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इसके अलावा जो है रिड्यूस करती है मेल न्यूट्रिशन को, जिसमें मेल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा उसको रिड्यूस करेंगी, तो उनको जरूर खाना चाहिए ना। और प्रमोट करता है गुड हेल्थ को, कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को। और फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन। देखो मैं तो नहीं खाती क्योंकि हम तो भाई देखो फ़िश को ना लाइक जैसे ब्रेड वगैरह या बिस्किट वगैरह डालकर आते हैं, तो हमारे यहाँ तो मतलब मुझे लगता है देखो लोग तो यहाँ पर भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, बट हमारे यहाँ मोस्टली इस चीज़ को अच्छा माना जाता है कि आप फिशेस की भी सेवा करो जो बेजुबान है जानवर। बट स्टिल ठीक है, एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट रखने के लिए अर्थ के ऊपर हर तरह के जो है लोग होते हैं, वेजिटेरियन भी होंगे, नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, ठीक है, और आस्तिक भी होंगे, नास्तिक तो नहीं कहूँगी, बट ठीक है उनके पास एक साइंटिफिक रीज़न है कि उनको हेल्दी रहने के लिए ये कंज्यूम करना होता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है इसके ऊपर मुझे अभी डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए, मैंने गलत टॉपिक चूज़ कर लिया। ये आप अपनी चॉइसेस होती हैं सबकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आई एम सो सॉरी गाइस, ठीक है मैंने शायद इंटरप्ट कर दिया बीच में, और जो खाते होंगे फिशेस को उनको शायद बुरा लग जाए, बट ऐसा नहीं है, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझती हूँ। एक तो आपके जो बड़े लोग होते हैं, आपका जो ट्रेडिशन होता है उसी से ये चीज़ें सीख लेते हैं, बचपन से खाना स्टार्ट कर दो। अगर मुझे बचपन से खिलाया गया होता तो शायद मैं आज ये बात नहीं कह रही होती, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो पाता है कि चलो खैर छोड़ते हैं इस बात को, लेट इट बी एंड स्टे हैप्पी, ठीक है, जो भी हो वट एवर इट इज़, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड विद योर फैमिली, ठीक है। अपनी फैमिली का ख्याल रखो, खुद खुश रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन करते रहो एग्जाम की, ठीक है। और मुझे फीडबैक भी जरूर देना, जो भी आपको इस वीडियो से अगर कुछ अच्छा लगे तो बिल्कुल फीडबैक देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ, चैनल को शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी नई वीडियोज़ मैं अपडेट करूँगी आपको इसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाउ विल यू सेलेक्ट द मेजर इंग्रेडिएंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फिश फीड। फिश फीड को फॉर्मुलेट करने के लिए, यानी कि फिश की फीड, आपने फिश को क्या फीडिंग देनी है, क्या खाने के लिए देना है, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए आपको कैसे आप सिलेक्ट करते हो मेजर इंग्रेडिएंट्स को, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को आप जो है सिलेक्ट करते हो। तो सिलेक्शन ऑफ मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ फिश फीड फॉर्मुलेशन, जब आप फिश फूड फॉर्मुलेशन कर रहे होते हो तो आपको सिलेक्ट करना होता है इंग्रेडिएंट्स का। तो वो कैसे आप सिलेक्ट करते हो, डाइजेस्टिबिलिटी देखते हो आप, उनकी अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट देखते हो, पैलेटेबिलिटी देखते हो, और इसके साथ जो है एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस की, उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हो, स्पीसीज एंड ग्रोथ स्टेट देखते हो। तो इस तरह से जो है आप सेलेक्ट कर लेते हो आप जब फीड की इंग्रेडिएंट्स को, जब आपने फीड कराना होता है आपके फिशेस को, ठीक है। और ये फीड का जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये प्रॉपर सिलेक्शन जो होगा इसका, ये इंश्योर करेगा कि आपकी जो फिशेस है उनको एक जो है बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है, बेटर ग्रोथ हो रही है, इंप्रूव्ड फीड एफिशिएंसी हो रही है उनके अंदर, और गुड हेल्थ और दिख रही है उनमें फिशेस की, और इसके साथ साथ कोस्ट इफेक्टिव एक्वाकल्चर प्रोडक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, ये बिल्कुल भी आपने जो है स्किप नहीं करना है, एन्यूमरेट करने को बोला गया है यहाँ पे, डिफरेंट कॉन्स्ट्रेनिंग फैक्टर्स फॉर एक्वाकल्चर डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट। जो एक्वाकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो आपके डिफरेंट कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स हैं वो आपको बताने कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंस्ट्रेनिंग है यहाँ पर। तो कंस्ट्रेनिंग जो फैक्टर्स हैं आपके एक्वाकल्चर डेवलपमेंट में जो अफेक्ट करेंगे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, सोशल एनवायरनमेंट को या सोशल कंस्ट्रेंट को, वो आपने यहाँ पर बताने हैं। जैसे फीड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिजीज आउटब्रेक हो सकते हैं, वाटर की क्वालिटीज़ के इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हो गए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो गए, आपके टेक्निकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस हो गई, लैंड एंड रिसोर्स लिमिटेशन हो गई, अगर लैंड की कमी हो गई या रिसोर्स की कमी हो गई तो भी होगा इफेक्ट उस पर। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इश्यूज, सोशल कंस्ट्रेंट्स, और कंक्लूजन लास्ट में दे दोगे कि जो सक्सेसफुल एक्वाकल्चर होती है उसके डेवलपमेंट के लिए आपको एक एडिक्वेट सीड का फीड सप्लाई की ज़रूरत होती है, डिजीज कंट्रोल करनी होती है, आपको गुड क्वालिटी ऑफ वाटर देना होता है। तो देखो ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है ऐसे देखा जाए तो, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें टफ मिलेंगे जो उसमें आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आपको सिर्फ एक समझना है कि एक्वाकल्चर है यहाँ पे, यानी कि वाटर में रहने वाली जो बॉडीज़ हैं उनको आप कल्चर कर रहे हो। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, आपकी फिशेज़ भी हो सकती हैं, प्रॉन्स हो सकती हैं, मोलस्क हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली केसेस में आपसे फिश के बारे में ही पूछा गया। फिशरीज इसमें इंपॉर्टेंट है आपके एक्वाकल्चर के अंदर, आप सभी जानते हो, तो इसको बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रेडी करके जाना। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन विद सूटेबल इलस्ट्रेशंस द कैरेक्टरिस्टिक्स जोन ऑफ मेराइन एनवायरनमेंट। आपने मेराइन एनवायरनमेंट में जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जोन्स हैं आपको उनको सूटेबल इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। जो आपके कैरेक्टरिस्टिक जोन्स होते हैं मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर, जो मेराइन एनवायरनमेंट होता है इसके यानी कि ये डिवाइडेड हो जाता है आपने डिफरेंट जोन्स के अंदर। आपको यहाँ पर जो जोन बताना है वो मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। एक सेकेंड। तो ये जो डिफरेंट जोन्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं डिस्टेंसेस के ऊपर। जैसे शोर से कितना डिस्टेंस है उस जोन का, डिप्थ कितनी है उसकी, लाइट की पेनिट्रेशन उसमें कितनी हो रही है नहीं हो रही है, या फिर जो डिफरेंट जोन इसके अंदर मिलेंगे आपको मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर, उनके डिस्टिंक्ट फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत अच्छे से करके जाना अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो है डिफरेंट जो जोन्स है वो आपको बताने, जैसे लिटोरल जोन होता है आपका, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नैरिटिक जोन होता है वो क्या होता है, ओशियानिक जोन होते हैं वो क्या होते हैं, या फिर एपीपेलेजिक जो जोन होते हैं वो क्या होते हैं। इसके साथ जो मेसोपेलेजिक जोन होते हैं वो क्या हैं, बैथीपेलेजिक जो होते हैं आपके वो कौन से जोन होते हैं। इसके अलावा एबिसोपेलेजिक जो जोन है वो क्या है, फिर आता है हेडाल जोन। तो बहुत सारे जोन्स होते हैं, उनको अपने अच्छे से स्टडी करना। देखो स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है सी सरफेस के ऊपर। एपीपेलेजिक जोन कहाँ पर है आपका, ये सनलाइट जोन होता है। मेसोपेलेजिक जोन क्या होता है, ये ट्विन लाइट जोन होता है, यानी कि वहाँ पर कम मात्रा में जो है लाइट पहुँचेगी या थोड़ी मात्रा में पहुँचेगी। अब फिर आपका आता है मिथाइल पेलेजिक जोन होता है, जो मिड नाइट जोन होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे एबाइसो पेलेजिक जोन, ठीक है। और फिर आता है आपका हेडल जोन जो कि ओसिन ट्रांसेस को माना जाता है, या फिर उसके बाद जो आता है आपका ओसिन फ्लोर, ठीक है। तो आपके यहाँ डिफरेंट जोन्स होते हैं, बहुत अच्छे से रेडी करके जाना है। आपने मेराइन एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये आपको जोन्स पूछ लिए गए हैं, बहुत अच्छे से रेडी कर लेना भाई इसको। सॉरी गाइस, नींद आ रही है। लिस्ट आउट द डिफरेंट। देखो दिन रात जाकर अगर आप काम करोगे तो ऑब्वियसली जब आप वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हो तो आपको नींद ही आएगी, क्योंकि पीडीएफ बनाने में ही सारे एफर्ट्स निकल जाते हैं। और देखो मैं तो यही कहूँगी आप परचेज़ कर लेना। आपकी प्रिपरेशन, देखो एग्जाम बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है ना। तो अगर 99 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, अगर आप परचेज़ कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अच्छे से इसकी रीडिंग ले लेना 2-3 बार, अभी एग्जाम में टाइम है, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और रेस्ट इज़ योर चॉइस, आपने लेनी है नहीं लेनी है वो तो आपका डिसीजन है। मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, अगर मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आपको इतना भी बताना ही चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। और मुझे भी इससे सपोर्ट मिलेगा, साथ साथ ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है, मुझे भी गर्ज है कि मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे आपके लिए और फर्दर और अच्छा करने की कोशिश करूंगी, और अच्छे नोट्स या और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी इस चैनल पर, जो आपको हेल्प कर सके या आपके साथियों की हेल्प कर सकें जो भी आपके आसपास होंगे या जिनको आप रिकमेंड करोगे। देखो चैनल को प्लीज़ लाइक कर देना, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। और चलते हैं अब नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट आउट द डिफरेंट फिश स्पीसीज इन इंडियन रिजर्वोयर। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अपनी डिफरेंट फिश स्पीसीज हैं इंडियन रिजर्वोयर के अंदर, उनकी लिस्ट बनाओ, यानी कि आपको जो इंडिया के अंदर जो फिशेज मिल रही हैं उनकी लिस्ट बनाने को बोला गया कि कौन कौन सी फिशेज देखने को मिलती है।
डिफरेंट फिश स्पीसीज जो है आपके इंडियन रिजर्वर में जो पाई जाती हैं, जैसे इंडियन मेजर कार्प होते हैं, माइनर कार्प्स होते हैं, कैट फिशेज होती हैं, म्यूरल्स होते हैं, फेदर बैक्स होते हैं, एक्जोटिक इंट्रोड्यूस्ड कार्प्स होती हैं। ये बहुत अच्छे से कर लेना भैया आप। तो आपके इंडियन जो आपकी मेनली फिशेज हैं उनके आपने टाइप यहाँ पे मेनली बताने हैं, कौन कौन सी टाइप की फिशेज देखने को मिलती हैं। अदर इंपॉर्टेंट रिजर्वर फिशेज जैसे टिलापिया हो गया, मैशीर हो गया, फ्रेश वाटर प्रॉन हो गए, ईल हो गया। तो इस तरह से आप इसको डिस्कस करके आ सकते हो और इस तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेम एनी 3 बैक्टीरियल डिजीज फॉर फिश। आपको यहाँ पे फिश के अंदर कोई 3 बैक्टीरियल डिजीज बतानी है कि कौन कौन सी कोई 3 बैक्टीरियल डिजीज जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने उन फिशेस को जो है अफेक्ट डाला है। लिस्ट आउट द सिम्टम्स ऑफ दूज डिजीज एंड मेंशन द स्पीसीज अफेक्टेड। आपने ये सिम्टम्स भी बताना है कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उन डिजीज़ के, और ये भी बताना है कि कौन सी स्पीसीज़ को किस तरह से ये जो है अफेक्ट डालते हैं या कौन सी स्पीसीज़ के साथ जो है ये इंटरेक्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, आपका जैसे आ गया कॉलुमिनरिस डिजीज़ हो गई, मोटाइल एरोमोनाज सेप्टिसेमिया। ठीक है, मोटाइल एरोमोनाज हो गया, मोटाइल एरोमोनाज सेप्टिसेमिया जिसको हम MAS भी बोलते हैं। इसके अलावा फ्यूरिनकुलोसिस हो गया आपका, तो ये आपने मेंशन करके आना है भाई, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 दे दी गई, इनमें से आपको 3 के ऊपर 2 के ऊपर आपने नोट लिखना है। तो देखो आपसे पूछा जा सकता है, आप ये इस तरह से कर लेना इस क्वेश्चन को रेडी कि अलग अलग आपसे कहीं भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाओ, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे इंपैक्ट ऑफ इंटेंसिव एक्वाकल्चर ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो आपकी इंटेंसिव एक्वाकल्चर है उसका आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन फिशरीज, आपकी जो एक्सटेंशन एजुकेशन है फिशरीज के अंदर उसका क्या प्रिंसिपल है वो आपने डिफाइन करके आना है। टेक्निकल चैलेंजेस बताने हैं, एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं। इंपैक्ट ऑफ इंटेंसिव एक्वाकल्चर ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, अच्छे से कर लेना। मेजर इंपैक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे वाटर का पोल्यूशन होने देखने को मिलता है, स्प्रेड देखने को मिलता है, डिजीज स्प्रेड हो जाती है उसमें, जेनेटिक पॉल्यूशन देखने को मिलता है, हैबिटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो ये आपने बता देना, फिर उसका लास्ट में कंक्लूजन बता के आएंगे। फिर आपका सेकंड आपका पॉइंट था कि प्रिंसिपल बताने थे आपने एक्सटेंशन एजुकेशन के फिशरीज के अंदर, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छे से कर लेना इसको। नीड बेस्ड प्रिंसिपल आपको बताना है, फिर लर्निंग बाय डूइंग, पार्टिसिपेशन, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट, 2 वे कम्युनिकेशन और इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। फिर ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप इसकी फिशरीज एक्सटेंशन की, फिर कंक्लूजन लास्ट में बता के आएंगे। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, आपको 3 में से 2 बताने थे तो 2 मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, थर्ड भी आप एक बार कर लेना। थर्ड में आपसे पूछा गया था, एक सेकेंड, थर्ड में आपसे पूछा गया था टेक्निकल चैलेंजेस इन एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी, तो आप ये कर सकते हो। ऑब्वियसली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए रिवर सिस्टम। एक रिवर सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सोर्स हो गया, आपके हेड वाटर्स हो गए, ट्रिब्यूटरीज हो गई, मेन चैनल्स हो गए, कॉन्फ्लुएंस हो गए, वाटर शेड हो गए जिसमें ड्रेनेज डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन हो गए जिसमें कैचमेंट एरिया देखने को मिलता है, फ्लड प्लेन हो गए, आपके मेंडर्स हो गए या फिर ऑक्सबो लेक्स आपको देखने को मिलती है, डेल्टा हो गया, एशरीज हो गई, माउथ हो गया। तो आपका ये स्कीमेटिक जो है रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह से बताओगे, जैसे सोर्स, स्मॉल स्ट्रीम, ट्रिब्यूटरीज, मेन रिवर्स, कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा यहाँ पे, फिर फूड प्लेन। इस फुल प्लेन जो है 2 टाइप्स, जैसे मेंडर्स हो गए या फिर ऑक्सबॉल लेक हो गई, ये डेल्टा एस्चुरी बनाएंगे, फिर माउथ या फिर सी ओ सीन में जाकर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप बता पाओगे इसको। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कोल्ड वाटर से रिलेटेड। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर कोल्ड वाटर होते क्या है, आपको बताना है, एन्यूमरेट करना है कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश ऑफ हिमालयन रीजन। हिमालय के रीजन की जो आपकी इंपॉर्टेंट फिशेज हैं आपने उनको बताना है। कोल्ड वाटर पहले डिफाइन करेंगे, कोल्ड वाटर होता क्या है, फिर जो कमर्शियली जो इंपॉर्टेंस फिशेज हैं, इंपॉर्टेंट फिशेज हैं आपके हिमालय रीजन की, वो बतानी है। जैसे मैशीर हो गया, स्नो ट्राउट हो गया, माइनर कार्प या फिर बैरल्स हो गई। इसके अलावा ग्लिप्टोथोरैक्स जो है इसको हम हिल स्टीम कैटफिश भी बोलते हैं, या फिर लेबियो डेरो हो गया, टॉक्सिक कार्प्स हो गए। तो ये आपके हिमालयन जो है हिमालयन रीजन में पाई जाने वाली हैं, ठीक है। इनको अच्छे से देख लेना भाई, अच्छे से कर लेना। और नेक्स्ट आता है आपका डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायोलॉजी ऑफ एनी 2 ब्रैकिश वाटर फिशेस। आपने कोई 2 ब्रैकिश वाटर फिशेस की जो है बायोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करना है, डिस्कस करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायोलॉजी ऑफ 2 ब्रैकिश वाटर फिशेस, जैसे मिल्क फिश हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप बताओगे, फिर इसकी बायोलॉजी बताओगे, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताओगे, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी एशियन सी बेसिस है या फिर आपका एशियन सी बेस है, इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, बायोलॉजी बताएंगे, फिर लास्ट में इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताएंगे,
आएंगे, उनके लास्ट में आप कंक्लूजन डाल के आएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका केस कल्चर से रिलेटेड। आपका पेन कल्चर भी आ सकता है, आपका केस कल्चर भी आ सकता है। तो यहाँ पर केस कल्चर पूछ लिया गया है, व्हाट इज केस कल्चर, केस कल्चर होता क्या है। हाउ डू यू प्रिपेयर केसेज फॉर कल्चरिंग एक्वा क्रॉप्स, तो आप एक्वा क्रॉप्स को करने के लिए किस तरह से आप केस कल्चर को प्रिपेयर करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 99.9 चांसेस हैं कि आपको केस कल्चर या फिर पैन कल्चर में से कोई एक तो जरूर मिलेगा देखने को। तो केस कल्चर की बात करनी, केस कल्चर बता देना कि क्या होता है, फिर एडवांटेजेस बताने केस कल्चर की क्या एडवांटेजेस होती हैं, और फिर आपने बताना है कि कौन कौन से स्टेप होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। जब केस कल्चर को प्रिपेयर कर रहे होते हो तो कौन कौन से आपके स्टेप होते हैं आप जो फॉलो करते हो, जैसे साइड का सिलेक्शन करना, केस डिज़ाइन करना एंड कंस्ट्रक्शन करना। एक केस जनरली कंसिस्ट ऑफ, तो इसके अंदर जैसे नेट का प्रिपरेशन करना, इंस्टॉलेशन ऑफ केसेस करना, कंडीशनिंग करना बिफोर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग से पहले कंडीशनिंग करना, स्टॉकिंग ऑफ सीड जिसमें मेंटेनेंस भी आएगा, कंक्लूजन आप लास्ट में इसको देकर आएंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गिव ए ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द स्पॉनिंग मेथड अंडरटेकन इन द बंद ब्रीडिंग। बंद ब्रीडिंग के अंदर जो स्पॉनिंग मेथड होते हैं आपने उनका ओवरव्यू देना है कि क्या होता है आपका स्पॉनिंग आपके बंद ब्रीडिंग के अंदर। स्पॉनिंग मेथड अंडरटेकन इन बंद ब्रीडिंग, तो किस तरह से होता है आपका स्टेप इन द स्पॉनिंग प्रोसेस आपने बताना है, स्टॉकिंग ऑफ ब्रूड फिश बतानी है, फिर स्टिमुलेशन बता के आना है, ब्रीडिंग है बिहेवियर क्या होता है इनका, स्पॉनिंग एंड फर्टिलाइजेशन आप बताएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, और फिर आपको स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन आप दोगे, जैसे मॉनसून रेनफॉल, वाटर जो है फ्रेश वाटर इनफ्लो करंट, फिर आपका जो है ड्रॉप होता है टेम्परेचर के अंदर, हाई ऑक्सीजन होती है तो स्टिमुलेट हो जाता है ब्लड फिश और माइग्रेट कर जाता है इस शैलो एरियाज़ में। फिर यहाँ पे स्पॉनिंग देखने को मिलती है, एग रिलीज होते हैं, माइल्ड रिलीज बाय मेल्स और माइल्ड जो है आपके मेल से रिलेट होते हैं। फिर वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, एग का कलेक्शन होगा, हैचिंग होगी और फिर स्पॉन का प्रोडक्शन हो जाएगा। इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हाउ विल यू इवैल्यूएट द जेनेटिक गेन फ्रॉम सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग से जो है किस तरह से इवैल्यूएट करोगे, जेनेटिक गेन किस तरह से आप इवैल्यूएट करते हो आपने बताना है, कंपैरिजन भी करना है और मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जेनेटिक गेन को किस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको बताया गया है यहाँ पे मीन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग जनरेशन एंड मीन परफॉर्मेंस ऑफ द बेस पॉपुलेशन। तो एक बार ये पढ़ लेना भैया, अच्छे से कर लेना इसको। जेनेटिक गेन का आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिस्कस द ट्रेंड ऑफ फिश कंजम्पशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कंटेक्स्ट में आपने फिश के कंजम्पशन को डिस्कस करके आना है कि कौन कौन से ट्रेंड है, किस तरह से फिश का कंजम्पशन किया जाता है आपके इंडिया के अंदर, वो आपने बताना है। यहाँ पे ग्रोथ इन पर कैपिटा फिश कंजम्पशन ये बतानी है, इंक्रीज जो है आपका फिश ईटिंग पॉपुलेशन में चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न देखने को मिलते हैं। ग्रोथ ग्रुप 1 में एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड कनाडा जो है रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। फैक्टर्स ड्राइविंग द इंक्रीज राइजिंग डिस्पोजल इनकम, इसके अलावा फ्यूचर प्रोस्पेक्टस होंगे। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन बता के आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हाउ कैन यू क्लासीफाई लेक्स बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्टिविटी। आप लेक्स को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली, तो आपको पता होना चाहिए जो लेक्स होते हैं उनको आप क्लासीफाई कर सकते हो ऑन देयर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, जिसको आप ट्रॉफिक स्टेटस भी बोलोगे, इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे आपका ओलिगोट्रॉफिक लेक्स हो गए, आपके मेसोट्रॉफिक लेक्स हो गए कि वो क्या होते हैं, फिर यूट्रोट्रॉफिक लेक्स होते हैं, फिर हाइपर जो है यूट्रॉफिक हाइपर यूट्रॉफिक लेक्स हो गए, फिर डिस्ट्रॉफिक लेक्स हो गए। आपको बहुत अच्छे से इनको डिस्क्राइब करके आना है और फिर इनका एक समरी टेबल बता के आएंगे जिसमें आप लेक का टाइप बताएंगे, उसका न्यूट्रिशनल लेवल बताएंगे, प्रोडक्टिविटी बताएंगे और वाटर की क्लैरिटी बताएंगे कि कितना क्लियर होता है कितना क्लियर नहीं होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑन द एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस इन द मैनग्रोव रीजन इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे मैनग्रोव रीजन के अंदर पूछ लिया गया है कि एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस में के बारे में आपको बताना है कि किस तरह से आप एक्वाकल्चर की प्रैक्टिसेस करते हो। एक्वाकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो मैनग्रोव रीजन में किस तरह से होती हैं, पहले आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। फिर बताना है कि जो ब्रैकिश वाटर श्रिम्प फार्मिंग होती है, फिश का कल्चर होता है, क्रैब फैक्टरिंग एंड कल्चर होता है, तो ये सारे के सारे टाइप होते हैं। और इसके अलावा जो है बिवाल्व एंड ओस्टर कल्चर देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंसर्न होता है और फिर लास्ट में आपने कंक्लूजन देकर के आ जाना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायोलॉजी ऑफ मैक्रोब्रैकियम रोज़नबर्गी और चना जो ये होता है पंक्टेटस होता है जो ये, ठीक है। तो आपको डिस्कस करना है डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायोलॉजी। आपने डिस्ट्रीब्यूशन बताना है और बायोलॉजी बतानी है मैक्रोब्रैकियम रोज़नबर्गी की, और या फिर आप जो आपका चना पंक्टेटस होता है इसकी आपने बतानी है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बतानी है और बायोलॉजी भी बतानी है आपने इनकी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे आप इनकी, ठीक है। कौन कौन सी होती है अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है भाई।
तो मैं आपको अब जल्दी क्वेश्चन बता देती हूँ। 73 पेजेस हम कवर कर चुके हैं टोटल। आपकी जो पीडीएफ में 97 पेजेस हैं इसमें, और ये पेजेस आपको ज़्यादा इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि जो मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ रखा हुआ है ना, आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेक करो। एक पेज आप बहुत जल्दी रीड आउट कर रहे हो यहाँ पे, तो इसका रीज़न यही है कि जैसे जो लोग मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, आप पीडीएफ को परचेज कर रहे हो तो आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, मोबाइल से आप इजीली पढ़ पाओ आप एक टॉपिक को, इसीलिए इसका फ़ॉन्ट मैंने ज़्यादा रखा है। अगर कम रखती हूँ फ़ॉन्ट का साइज़ तो आपकी आंखों पर असर पड़ता है, तो हमें अपनी सेहत का भी, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। इसी वजह से जो पीडीएफ के पेजेस का नंबर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके टॉपिक तो वही है ना, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेजेस का नंबर बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका फ़ायदा ही है पेजेस का नंबर अगर बढ़ रहा है तो। आप एक पेज को जल्दी कवर करोगे, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जितना जल्दी आप कवर करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा और आपको ये कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि यस, मैंने अपना मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है कवर कर लिया। अब जैसे हम यहाँ पे पेज नंबर 74 पर पहुँच चुके हैं। इतना जल्दी कैसे पहुँच गए? आप ये देखो ना, 6 महीने का सिलेबस जो है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाल लिए, और एक डेढ़ घंटा ही हुआ होगा मेरे ख्याल से, अभी 1 ही घंटा हुआ होगा मुझे रिकॉर्ड करते हुए। तो 1 घंटे में मतलब ये मैंने सारा इतने पेजेस जो है कवर कर लिए हैं, रीड आउट कर लिए हैं। ये खैर मैंने तो अभी मेन पॉइंट ही देखे हैं, लेकिन जब आप जो प्रिपरेशन कर रहा होता है, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो वो भी ये कर लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएगा। तो अब मैं मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो पीडीएफ का अगर पेजेस ज़्यादा बन रहे हैं तो आप घबराओ मत। ये पेजेस जो है ज़्यादा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा रखा गया है, ठीक है। जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतने ज़्यादा पेजेस बन जाते हैं पीडीएफ में। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, डिफरेंशिएट अमंग सीरीज फ़ॉन्ट। आपने जो आपकी डिफरेंट सीरीज जैसे फ़ॉन्ट, पैरेलल फ़ॉन्ट हो गया, रेशियल फ़ॉन्ट हो गया, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंसेस बताने हैं, और एक जो है नीट स्कीमेटिक डायग्राम भी बना के आना है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम तो नहीं बनाया है, तो यहाँ पर जो है आपकी सीरीज़ बताई गई है पॉइंट सिस्टम की, जैसे वाटर सोर्स हो गया, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और फिर उसको ड्रेन कर देंगे। ऐसे ही करैक्टर 6 जो होंगे, जैसे पैरेलल पॉइंट सिस्टम जो होता है वो किस तरह से होता है, और ये पैरेलली जो होते हैं तीनों, जैसे 3 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो ये पैरेलली जो है वाटर की सप्लाई भी इनमें पैरेलली जाएगी, तीनों में एक साथ जाएगी, और ड्रेनेज भी जो है इनका साथ में एक साथ ही होता है, ड्रेनेज भी। तो ये होता है आपका। और थर्ड आता है आपका रेडियल या फिर रेशियल पॉइंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसमें वाटर का सप्लाई किया जाता है, सेंट्रल रिजर्वोयर देखने को मिलता है, और ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 में जाता है रिजर्वोयर से होते हुए, और फिर सारा मिल करके एक ड्रेनेज होता है, एक ही जगह से ड्रेन किया जाता है। तो आप कंक्लूजन बताएंगे। फिर लास्ट में कि जो 3 सिस्टम होते हैं, पैरेलल पॉन्ड्स होते हैं, वो जनरली आपके प्रेफर किए जाते हैं कमर्शियल एक्वाकल्चर के लिए, बिकॉज दे प्रोवाइड बेटर क्वालिटी वाटर क्वालिटी, क्योंकि आपके पैरेलल ही है, तो वाटर जो है आपका तीनों पॉन्ड में इक्वली जा रहा होगा, साथ साथ जा रहा होगा, तो ये वाटर की बेटर क्वालिटी को प्रोवाइड करते हैं, और ईजियर मैनेजमेंट होता है इनके अंदर, और इनका जो एंड रिड्यूसेस डिजीज ट्रांसमिशन, और डिजीज की ट्रांसमिशन को रिड्यूस करते हैं। सीरीज पॉन्ड्स आर इकोनॉमिकल बट हैव वाटर क्वालिटी लिमिटेशन। जो आपके सीरीज पॉन्ड होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं, लेकिन इनके अंदर वाटर क्वालिटी लिमिटेशन देखने को मिलती हैं। वेराज जो रेडियल पॉन्ड होते हैं, रेडियल पॉन्ड सिस्टम होता है, वो ऑफर करता है ऑफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को एट ए हायर कंस्ट्रक्शन लेवल, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर टू बी यूज्ड फॉर एक्वाकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे मैनेजमेंट में पूछ लिया गया है कि एक्वाकल्चर में जब वाटर का मैनेजमेंट करते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताने, कौन कौन से तरीके से आप अडॉप्ट कर लेते हो, ट्रीटमेंट करते हो सीवेज वाटर का, ताकि वो एक्वाकल्चर में यूज़ हो सके। तो जो सीवेज का वाटर होता है ना, वो उसको यहाँ पर जो है एक्वाकल्चर में यूज़ किया जाता है। तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजी पूछी गई हैं आपसे, कौन कौन सी स्ट्रेटजी हैं जिससे ऐसा पॉसिबल है। तो स्ट्रैटेजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर फॉर एक्वाकल्चर, जैसे प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होगा, इसमें कुछ मेथड्स होंगे आपके, वो होंगे प्रीलिमिनरी या फिर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा उसमें मेथड होंगे, उसके एडवांटेजेस आप बताएंगे। फिर सेकेंडरी आपके जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, एक्टिविटी स्लज प्रोसेस होती है, टिकलिंग होती है, ट्रिकलिंग की प्रोसेस होती है, ट्रिकलिंग फिल्टर जिसमें किया जाता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड होती हैं, लेगून्स होते हैं। इसके अलावा जो है टर्शरी ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, जिसमें अप्लाइड व्हेन हायर क्वालिटी वाटर इज रिक्वायर्ड। तो टर्शरी जो आपका ट्रीटमेंट होता है ये तभी अप्लाई किया जाता है जब आपको वाटर की जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। इसके मेथड होते हैं, पर्पस होते हैं। स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है फ़ॉन्ट के सिस्टम की, स्टेबलाइजेशन फ़ॉन्ट सिस्टम में इसका सीक्वेंस कैसे होगा, जैसे रोज सीवेज लिया गया, वो एनारोबिक पॉन्ड के अंदर डाला गया, उसके अंदर जो है फैकल्टेटिव पॉन्ड बनाए गए, या फिर मैचुरेशन पॉन्ड किया गया, उसके बाद जो है फिश का कल्चर पॉन्ड आपको देखने को मिल जाता है। उसका एडवांटेज ये है कि लो कॉस्ट होता है, इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है इस प्रैक्टिस में। सॉरी गाइस।
नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर वाटर स्टेबिलाइजेशन एंड थ्रू एक्वेटिक प्लांट्स। फिर डिसइंफेक्शन की बात करोगे, यहाँ पे बता के आओगे। फिर इंटीग्रेटेड सीवेज फिर एक्वाकल्चर सिस्टम क्या होता है, उसका एडवांटेज बताओगे। और फिर लास्ट में आपने कंक्लूजन बता देना है कि जो सीवेज वाटर होता है वो इंटेंडेड होता है एक्वाकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा, और इसको जो है ये अंडरगो करता है, यानी इसको पहले गुजरना पड़ता है प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट से। उसके बाद स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलता है, स्टेबिलाइजेशन पॉन्ड, फिर एक्वेटिक प्लांट बेस्ड पॉलिशिंग एंड फिर उसके बाद जो है डिसइंफेक्शन। प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होती है ये रिड्यूस कर देती है पॉल्यूटेंट्स को और पैथोजेंस को, वाइल जो रिस्ट्रेनिंग बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या करते हैं, मेकिंग द वाटर सूटेबल, वो वाटर को सूटेबल बना लेते हैं फॉर द प्रोडक्टिव एंड द एनवायरमेंटली सेफ एक्वाकल्चर ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो ताकि जो एक्वाकल्चर के ऑपरेशंस है वो सेफली हो, इकोनॉमिकली पर जो उनका प्रोडक्टिव हो वो, ठीक है, सूटेबल और प्रोडक्टिव हो। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एनिमेट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज एंड डिजायरेबल ट्रेड्स इन एक्वाकल्चर प्रोग्राम्स। तो आपने यहाँ पे बताना है डिफरेंट मेथड जो होते हैं जो आपको यूज़ करते हो स्पीसीज़ के सिलेक्शन में या फिर डिज़ायरेबल ट्रेड के सिलेक्शन में एक्वाकल्चर प्रोग्राम के अंदर। तो फास्ट ग्रोथ रेट, हाई सर्वाइवल रेट देखोगे, गुड फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी देखोगे, डिजीज रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल टॉलरेंस, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मार्केट डिमांड एंड कंज्यूमर जो है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंपैटिबिलिटी इन पॉलीकल्चर, अडेप्टेबिलिटी टू कल्चर सिस्टम। इसके अलावा फिर आपने डिस्कस करना है मेथड्स कौन से मेथड्स होते हैं जिससे आप सिलेक्ट करते हो डिज़ायरेबल ट्रेड्स को। तो मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग डिज़ायरेबल ट्रेड्स में आपका मास सिलेक्शन हो गया, फैमिली सिलेक्शन हो गया, फैमिली विद इन फैमिली सिलेक्शन हो गया, ठीक है, बिटवीन फैमिली सिलेक्शन हो गया, कंबाइंड सिलेक्शन हो गया। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन बताने कौन से होंगे, यहाँ पे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हो गया, जीनोमिक सिलेक्शन हो गया, इनडायरेक्ट सिलेक्शन, इंडेक्स सिलेक्शन, डिज़ायरेबल ट्रेड्स इन एक्वाकल्चर आपने बताने कौन से ट्रेड्स डिज़ायरेबल है। फिर लास्ट में आपने कंक्लूजन बताकर आ जाना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टेट द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ मेजर अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन फिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर आपसे एसिड्स का, अमीनो एसिड्स का और फैटी एसिड्स का पूछ लिया गया है कि आपने बायोलॉजिकल फंक्शंस बताने हैं मेजर अमीनो एसिड्स के या फैटी एसिड्स के अपने फिशेस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। तो आप इस तरह से बता दोगे भैया अमीनो एसिड्स की बहुत सारे टाइप है अमीनो एसिड्स के, उनके यहाँ पे बायोलॉजिकल फंक्शन भी बताएंगे, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स में जैसे लाइजिन हो गया, लाइजिन बताएंगे अमीनो एसिड, उसका फिर फंक्शन बता के आएंगे कि क्या फंक्शन होता है बायोलॉजिकल फंक्शन। मिथायोनाइन हो गया, ये भी आपका अमीनो एसिड हो गया। ल्यूसाइन हो गया आपका, आइसोल्यूसाइन हो गया, वेलाइन हो गया, जो थियोनाइन है, ट्रिप्टोफैन है। इसके अलावा जो फिनाइललानाइन जो है हो गया, फिनाइललाइन हो गया, जो आर्जिनाइन हो गया, फिर हिस्टिडाइन हो गया, ग्लिसिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया। तो ये सारे इनके फंक्शन भी बता के आने हैं आपने अच्छे से, ठीक है। फिर आता है आपका फैटी एसिड। यहाँ हमने अमीनो एसिड पढ़ा था तो अभी फैटी एसिड पढ़ लिया, इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा था, ठीक है। उसका बायोलॉजिकल फंक्शन आपने बताना है। एक सेकेंड, क्या हो गया ये, हाँ। तो यहाँ पर फैटी एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शन भी बताना है। फैटी एसिड बताना है कौन से फैटी एसिड होते हैं फिश के अंदर, बायोलॉजिकल फंक्शन किस तरह से कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेम एनी 3 फंगल डिजीज ऑफ फिश। आपने कोई 3 फंगल डिजीज आपने बतानी है फिश के अंदर। लिस्ट आउट द सिम्टम्स ऑफ दोज डिजीज एंड मेंशन द स्पीसीज अफेक्टेड। आपने वो सिम्टम्स भी बताने हैं जिनसे जो है ये डिजीज जो है आपकी अफेक्टेड होती हैं, जो फिश होती है, सॉरी। आपने यहाँ पे 3 फंगल डिजीज बता के आनी है फिशेस के अंदर कौन सी 3 फंगल डिजीज देखने को मिलती हैं। लिस्ट आउट द सिम्टम्स ऑफ दूज डिजीज। आपने उन डिजीज के सिम्टम्स भी बताने हैं, वो जो 3 डिजीज आप बताओगे उनके सिम्टम्स भी बताने हैं, जिससे आप ये पता लगाते हो कि ये जो है अफेक्टेड है, जो आपका ऑर्गेनिज्म है या जो भी आपकी फ़िश है वो आपकी जो है अफेक्टेड है उस डिजीज से। तो अब इसमें आपका जैसे सैप्रोलैग्नियासिस हो गया, ब्रैंकियोमाइकोसिस हो गया, जैसे गिल रॉट हो गया जिसमें। तो ये जो है आपके इसके एग्जांपल्स हैं और अच्छे से कर लेना, एक बार देख लेना यहाँ पे, जैसे 3 ही दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी 2 पर आपने नोट लिखना है, जैसे इंपैक्ट ऑफ इंटेंसिव एक्वाकल्चर क्या होता है ऑन सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्स के ऊपर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटेंसिव एक्वाकल्चर का। रोल बताना है गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर इन ऑफरिंग नेटवर्क ऑफ एक्सटेंशन, जिसमें आप एक्सटेंशन का नेटवर्क ऑफर कर रहे होते हैं, उसमें रोल बताना है गवर्नमेंट का। सर्विस इन एक्वाकल्चर भेजे
सर्विसेज बतानी है एक्वाकल्चर के अंदर, मेजर टाइप बताना है कौन कौन से टाइप होते हैं कल्चर बेस्ड फिशरीज़ के, तो टाइप बता के आएंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है गिव एन एस्टिमेशन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड कंपोजिशन इन द मसल प्रोटीन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश यू हैव स्टडीड। तो आपने यहाँ पे एस्टिमेशन बताना है एसेंशियल अमीनो एसिड्स का, उसकी कंपोजिशन का मसल के प्रोटीन में, और जो डिफरेंट स्पीसीज हैं फ़िश की उनके अंदर आप ये स्टडी भी करते हो, तो ये आपने बताना है, एस्टिमेशन बताना है एसेंशियल अमीनो एसिड। तो क्या ऑब्जर्वेशन आप बताएंगे, कंक्लूजन बताएंगे। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखा कितनी थकी हुई ना मैं यहाँ पे, और आपको लगता है कि मैं वीडियोस नहीं लेकर आ रही। आई एम सो सॉरी गाइस, इस टाइम ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा मुझे कि एक ही काम हो सकता है मुझसे, या तो PDF रेडी हो सकती है या फिर वीडियोस बन सकती है, राइट। नेम एनी 3 वायरल डिजीज, आपने कोई भी 3 वायरल डिजीज बतानी है फिश की, जो फिशेस के अंदर होती हैं। लिस्ट आउट द सिम्टम्स एंड मेंशन द स्पीसीज अफेक्टेड, आपने लिस्ट आउट करना है, उनके सिम्टम्स पता करने हैं और डिजीज पता करनी है। जैसे वायरल हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया हो गया, तो ये क्या होता है, कोई हर्पेस वायरस जो डिजीज़ होती हैं, या फिर जिसको सिप्रिनिड हर्पर्स वायरस बोला जाता है, ठीक है। तो ये डिजीज़ होंगी, इनका अफेक्टेड किस तरह से होती है ये पता लगाना। राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, आपने किसी 2 के ऊपर राइट नोट लिखना है। जैसे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान्स फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के ऊपर आ जाए, इनमें से तीनों में से कोई भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, या हो सकता है तीनों के तीनों आ जाए, उनमें से 2 लिखना, सेम क्वेश्चन आ जाए। और ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, पहले से पूछा जा चुका है, तो अच्छे से कर लेना इसको। इनिशिएटिव ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन एक्वाकल्चर एक्सटेंशन, आपने इनिशिएटिव्स बताने हैं आपके पब्लिक के एंड प्राइवेट सेक्टर्स के एक्वाकल्चर के अंदर क्या इनिशिएटिव्स होते हैं एक्वाकल्चर के एक्सटेंशन में। डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एक्वाकल्चर आपने बतानी है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग बताकर आनी है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA जो कंडक्टेड बिफोर एस्टेब्लिशिंग एक्वाकल्चर फार्म्स, E1 वैल्यूएट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन, तो कौन कौन से पोटेंशियल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट प्लान्स की स्ट्रैटेजीज इंक्लूड, कौन कौन से मैनेजमेंट प्लान है, कौन कौन सी की स्ट्रैटेजीज जो इसमें इंक्लूड होते हैं वो बतानी है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बताकर आनी है, कौन कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एक्वाकल्चर, और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंसर फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, ठीक है। सो सॉरी गाइस, मुझे आ रही नहीं, तो सिर्फ लास्ट हो गया, ये लास्ट ही पेज है हमारा। मेजर एप्लीकेशंस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फार्मर्स, आप एडवाइजरी ऐप्स बताएंगे, इसकी ऑटोमेशन बताएंगे और रोबोटिक्स बताएंगे, बेनिफिट्स बताकर आएंगे। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7015853868, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इसके थ्रू जो है आपकी डायरेक्ट बात मुझसे ही हो रही है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको PDF परचेज़ करनी है, तो डायरेक्ट आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना मैसेज, और आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से कर पाएंगे। जो लोग परचेज़ कर सकते हैं वो परचेज़ कर लीजिएगा। 99 रुपीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं होते हैं, या आपके अगर आप कहीं बैठ कर समोसा और चाय भी पी लेते हो तो भी इससे ज़्यादा ही आप पे करके वहाँ से उठते हो, राइट। तो ये आपकी स्टडी की बात हो रही है या आपके करियर की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि आप 99 रुपीज़ कुछ ज़्यादा, मैंने कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं रखी। जिस लेवल पे मैंने PDF बनाई है, जितना परेशान होकर, जितना एफर्ट्स लगा के PDF बनाई है, तो मैं इसका अमाउंट ज़्यादा भी रख सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूचुअल होनी चाहिए चीज़ें, मेरा भी फ़ायदा हो और आप लोगों का भी फ़ायदा हो, तो इसीलिए मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप इसको परचेज़ करके पढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और एक सपोर्ट भी मिलेगा। और मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है चैनल, आने वाले टाइम में इस पर आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। MSc से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, जो आपके नेट से रिलेटेड, मैं बहुत सारा कंटेंट जो है इस पर डालूंगी। तो आप कनेक्टेड रहिएगा इस चैनल के साथ। इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट देने की इस चैनल के थ्रू आप लोगों को, और आप भी कोशिश करना कि आप भी मुझे सपोर्ट कर सको। आप वीडियोज़ को लाइक करना, लाइक करने के बाद हाइप का अगर ऑप्शन आता है तो हाइप कर देना, जिससे मेरी जो इन वीडियोज़ को एक हाइप मिलेगी। हाइप मतलब और लोगों के पास भी रिकमेंडेशन जाएगी, जो आपका यूट्यूब है और बच्चों के पास भी ये वीडियो को पहुंचा देगा। और इसके साथ साथ जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आप मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा एग्जाम के बाद। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से स्किप मत करना, एग्जाम में भी टाइम है, आप कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर and thank you so much for watching and appreciating my work, my efforts, and for supporting me. Thank you so much. Thank you.